आज से हम स्टार्ट करें क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 8 विद्युत चुंबकीय तरंगे। बेसिकली समझना विद्युत चुंबकीय तरंगे होता क्या है। देखो, विद्युत चुंबकीय तरंगों को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा आवेश के एक गुणधर्म के बारे में। देखो, आवेश का एक बहुत बड़ा गुणधर्म होता है कि यदि वो विरामावस्था में रहता है। किस अवस्था में रहता है? विरामावस्था। विरामावस्था मतलब रुकी हुई अवस्था में होता है, तो वो केवल क्या उत्पन्न करता है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। मतलब यदि कोई आवेश विराम अवस्था में है तो वो केवल क्या उत्पन्न करेगा? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। अब यदि आपका आवेश v वेग से गति करने लगा, यदि आपका आवेश v वेग से गति करने लगा और वो जो उसका वेग है वो कैसा है? नियत है। कैसा है? आपका नियत है। मतलब कि पहले आपका आवेश 5 किलोमीटर पर सेकंड से गति कर रहा था, फिर अगले बार भी 5 किलोमीटर पर सेकंड, अगले बार भी 5 किलोमीटर पर सेकंड। हाँ, तो बेसिकली जो आपका आवेश है वो किस वेग से गति कर रहा है? नियत वेग से गति कर रहा है। तो जो आपका आवेश है क्या क्या उत्पन्न करता है? विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, साथ ही साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। इतनी बात आई समझ में? चैप्टर नंबर 1 और 2 में हमने पढ़े थे विरामावस्था वाली, तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर देता, और चैप्टर नंबर 3, 4, 5, 6, 7 इन सभी चैप्टर हमने क्या देखे कि जब आपका आवेश क्या होता है? नियत वेग से गति करता है तो विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र। देखो, हमने एक तार ली थी, उसमें से जब हमने धारा प्रवाहित की थी आई, तो अपने चारों क्या उत्पन्न करी थी? चुंबकीय क्षेत्र। और विद्युत क्षेत्र तो वैसे ही उत्पन्न हुआ क्योंकि आपकी धारा प्रवाहित हो रही है। मतलब कि जब आपका आवेश रुका हुआ रहता है तो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, लेकिन जब आपका आवेश एक नियत वेग से गति करता है तो विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। लेकिन यदि आपका आवेश, बेसिकली यदि आपका आवेश का जो वेग हो जाए वो नियत ना हो, क्या ना हो? नियत ना हो। मतलब पहले 5 मीटर पर सेकंड से अगले पर 10 मीटर पर सेकंड, फिर 15 मीटर पर सेकंड, फिर 5 मीटर पर सेकंड, मतलब बदलते रहे अपना वेग, नियत ना हो, तब आपका जो आवेश है वो क्या क्या उत्पन्न करता है? विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, और साथ ही साथ कुछ विकिरणें भी उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? विकिरणें भी उत्पन्न करता है। तो इन सब चीजों को ही सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे। मतलब जब आपका आवेश रुका हुआ रहता है तो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, जब वो नियत वेग से गति करता है, मतलब 5 मीटर पर सेकंड से कर रहा है तो 5 मीटर पर सेकंड से गति करते रहेगा, तो वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र। लेकिन यदि आपका आवेश नियत वेग से गति करता है, मतलब 5 मीटर, फिर 10 मीटर, फिर 15, 20, 30 ऐसे चलता है, तो आपका जो विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है और कुछ विकिरणें भी उत्पन्न करता है। इन सब चीजों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। इतनी बात आई समझ में? मतलब जब आपका जो आवेश है उसका वेग क्या हो? नियत ना हो, मतलब उसका वेग बदलते रहे, प्रति सेकंड बदलते रहे, तो आपका जो आवेश है विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, कुछ विकिरणें भी उत्पन्न करता है। इन तीनों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे। अब यदि आपका वेग नियत नहीं है, वेग आपका नियत नहीं है, इसका मतलब क्या है कि वहां पर क्या उत्पन्न हुआ है? त्वरण उत्पन्न हुआ है। बेसिकली क्या उत्पन्न हुआ है? त्वरण। त्वरण का मतलब क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर। क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर। तो यदि आपका वेग परिवर्तित हो रहा है, मतलब वेग नियत नहीं है ना? आपका वेग नियत नहीं है, मतलब वेग परिवर्तित हो रहा है, और यदि वेग परिवर्तित हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे हम? त्वरण कहेंगे। तो बेसिकली जब आपका आवेश त्वरित होता है, क्या होता है? त्वरित होता है, मतलब कि आपका आवेश अपने वेग को बदलते रहता है। त्वरित होने का मतलब क्या है? जब आपका जो आवेश है वो वेग को निरंतर बदलते रहता है, तो वो विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है और विकिरणें भी उत्पन्न करता है। तो इसे सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे। या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जब आपका आवेश त्वरित होता है, मतलब वेग अपना परिवर्तित करता है, तब क्या उत्पन्न होती है? विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होती है। मतलब कि इस चैप्टर में देखो, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 में हमने क्या देखे? आपका आवेश रुका था। चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7 में हमने क्या देखे कि आपका आवेश एक नियत वेग से गति कर रहा था, लेकिन यहाँ पर जो आपका आवेश रहेगा वो नियत वेग से गति नहीं करने वाला, क्योंकि यदि वो नियत वेग से गति करने लगे तो केवल ये दोनों उत्पन्न करेगा, रेडिएशन आने नहीं वाली, और रेडिएशन नहीं आएगी तो आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होगी। मतलब इस चैप्टर में जो आपका आवेश है उसका वेग नियत नहीं होने वाला है। पहली बात, उसका जो वेग है वो कैसे होगा? त्वरित होगा। क्या होगा? त्वरित, मतलब कि उसके वेग में निरंतर परिवर्तित होता रहेगा।
हाँ, वो खुद त्वरित होगा और वेग परिवर्तित होते रहेगा, जिससे कि ये तीनों उत्पन्न होंगे और इसे क्या कहेंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे कहेंगे। बेसिकली इसे ना EMW भी कहते हैं, BMW नहीं, EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, EMW। हाँ, तो बेसिकली ये हो गया आपका विद्युत चुंबकीय तरंगे। आई बात इतनी समझ में। अब बेसिकली जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है वो कितने प्रकार की होती है, 7। कितने प्रकार की होती है, 7 प्रकार की होती है। पहला प्रकार कौन सा होता है आपका, गामा किरणें, फिर दूसरी एक्स किरणें, फिर तीसरी कौन सी होती है, पराबैंगनी किरणें, फिर दृश्य तरंगे, फिर अवरक्त वी किरणें, फिर सूक्ष्म तरंगे जिसे माइक्रो तरंगे भी कहते हैं, और फिर रेडियो तरंगे। इतनी बात है समझ में। तो जो आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगे है वो बेसिकली कितने प्रकार की होती है, 7 प्रकार की होती है। बेसिकली देखो, ये तो आपने केवल सीख गए कि जब आपका आवेश रुका हुआ रहता है तो अपने चारों क्या करता है, इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। जब आपका आवेश नियमित वेग से चलता है तो इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। विद्युत चुंबकीय तरंगे किस प्रकार से दिखाई देती है, बेसिकली अब हम वो देखते हैं, इन्हें बाद में देखेंगे। हालांकि इतना याद रखो कि विद्युत चुंबकीय तरंगे कितने प्रकार की होती है, 7 प्रकार की। पहला गामा किरणें, दूसरी एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, दृश्य तरंगे, अवरक्त विकिरणें, सूक्ष्म तरंगे और रेडियो तरंगे। हाँ, बेसिकली किसका क्रम है, आपकी आवृत्ति का। किसका क्रम है, आवृत्ति का, मतलब सबसे अधिक आवृत्ति इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, और सबसे कम आवृत्ति किसकी होती है, रेडियो तरंगे की आवृत्ति सबसे कम होती है। अब बेसिकली विद्युत चुंबकीय तरंग हमने समझ लिए और विद्युत चुंबकीय के प्रकार भी देख लिए, उसे हम बाद में और अच्छे से डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले दिखती कैसी है वो देखते हैं। देखो, बेसिकली विद्युत चुंबकीय तरंगों का कॉन्सेप्ट कब आता है, जब आपका आवेश का वेग नियत नहीं होता है तो क्या क्या उत्पन्न होता है, विद्युत क्षेत्र, और इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, ई से। साथ ही साथ क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और क्या उत्पन्न होती है, रेडिएशन उत्पन्न होती है। तो एक बात का हमेशा याद रखना, जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है उसमें जो आपका विद्युत क्षेत्र होता है, जो आपका चुंबकीय क्षेत्र होता है, और बेसिकली विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और रेडिएशन कब उत्पन्न होगी, जब आपका आवेश गति करेगा, वी वेग से गति करेगा, मतलब आपके वी वेग से गति करेगा। अब वो जो वेग है वो बदलते रहेगा। तो एक बात याद रखना, विद्युत चुंबकीय तरंगे में ये तीनों क्या होते हैं, एक दूसरे के लंबवत। हमेशा ये तीनों एक दूसरे के लंबवत रहेंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगों की सबसे बड़ी खासियत। तो बेसिकली कैसे रहते हैं कि यदि मैं ये क्या मान लूं, आपका आवेश मान लूं, ये क्या मान लूं, मैं आपका आवेश मान लूं, और वो यदि क्या कर रहा है, वी वेग से गति कर रहा है। कितने वेग से गति कर रहा है, वी वेग से गति कर रहा है। हाँ, तो मुझे ई और बी को इस प्रकार से बनाने की वो तीनों एक दूसरे के क्या रहे, लंबवत रहे, है ना। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, ये जो आपका ई है उसे यहां पर ले लेते हैं आपका, हाँ देखो 90 डिग्री, और जो आपका बी है उसे हम कहाँ ले लेते हैं, बेसिकली यहां पर ले लेते हैं आपका। देखो तीनों क्या है, 90 डिग्री के एंगल पे है। देखो बेसिकली पता है डायग्राम है कैसे, ये आपका वी वेग से आगे और ये बेसिकली आपका ई, और बेसिकली ये जो है आपका ये इस प्रकार से, देखो ये है। लेकिन जब ये आपका हो गया 3D डायग्राम, लेकिन जब हम इसे 2D में बनाते तो इसे ऐसे दिखाते, ये हो गया आपका आवेश का वेग, ये हो गया आपका विद्युत क्षेत्र, और ये हो गया आपका चुंबकीय क्षेत्र। हाँ, तो देखो बेसिकली यहाँ पर होगा कैसे, आपकी जो रेडिएशन होती है वो यहाँ पर गति करती है। कैसे गति करती है, उसे इस प्रकार से गति करना है कि वो तीनों क्या रहे, एक दूसरे के लंबवत। तो इस प्रकार से ऐसे चलती है ये, ऐसे चलेगी। अब बेसिकली यहां से भी क्या चलेगी, रेडिएशन चलेगी। तो यहां से जो रेडिएशन चलती है ना वो कुछ ऐसा चलती है आपकी, ऐसे। हाँ, मतलब कि यदि आप ऐसे समझ सकते हो, यदि मैं इन तीनों को इस प्रकार से रखूँ, आपका ऐसा था, ये ऐसा था, और ये आपका ऐसा था। हाँ, तो ये चलेगी आपकी ऐसी, और ये जो आपकी ऐसे चलेगी। हाँ, ये चलेगी ऐसे, और ये चलेगी आपका ऐसे, है ना। तो ये मैंने वही दिखाओ कि आपकी ऐसे चल रही है। तो इस प्रकार से जो आपकी तरंगे बनती है उसे क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे बेसिकली इस प्रकार से दिखाई देती है। हाँ, ये जो आपको चल रही है ना, ये क्या है, बेसिकली इसकी रेडिएशन। देखो यहाँ से क्या चलेगा आपके, ऐसी विद्युत क्षेत्र चलेगा, और यहाँ से क्या चलेगा आपका चुंबकीय क्षेत्र, ऐसे, जिसे मैंने ऐसे दिखाया हो। तो बेसिकली आपका ये होता है। हमेशा याद रखना, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र को इस प्रकार से बनाना है, और आपके वेग को इस प्रकार से बनाए कि तीनों क्या रहे, एक दूसरे के सदैव लंबवत रहे।
तो आपकी विद्युत चुंबकीय तरंग कुछ इस प्रकार से दिखती है, जिसमें जो आपका बी है वो ई के लंबवत रहता है और ई वी के लंबवत रहता है और वी भी किसके लंबवत होता है, बी के लंबवत होता है। तो बात आई समझ में कि जो आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती है, जब आपका आवेश नियत वेग से गति नहीं करता तब आपकी क्या उत्पन्न होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती है और वो दिखती इस प्रकार से है। अब बेसिकली विद्युत चुंबकीय तरंगों के कितने प्रकार पढ़े थे हमने, 7, केवल 7 प्रकार के नाम देखे थे। पहली क्या थी आपकी गामा, क्या थी गामा किरणें, उसके बाद क्या थी आपकी एक्स किरणें, उसके बाद पराबैंगनी किरणें, उसके बाद दृश्य तरंगे, इसी क्रम में याद रखना तो ज्यादा अच्छा है, आवृत्ति के लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद अवरक्त, फिर उसके बाद सूक्ष्म जिसे माइक्रो तरंगे भी कहते हैं, और बेसिकली 7वां क्या था आपका रेडियो तरंगे, है ना। तो बेसिकली ये सभी क्या है आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगों के प्रकार। आपकी जो विद्युत चुंबकीय तरंगें जो कि इस प्रकार से उत्पन्न हुई है, इसके प्रकार कितने, बेसिकली 7 प्रकार है। पहली एक गामा किरणें, दूसरी एक्स किरणें, तीसरी पराबैंगनी, चौथी दृश्य तरंगे, अवरक्त, सूक्ष्म और रेडियो तरंगे। बेसिकली देखना ये जो गामा किरणें हैं ये जो होती है सबसे खतरनाक किरणें होती है। यदि आपके ऊपर पड़ भी जाए ना तो आप 1 सेकंड में समाप्त हो सकते हो, इतनी खतरनाक होती है गामा किरणें। जो आपकी एक्स किरणें होती है वो इसकी तुलना में कम खतरनाक होती है। अब बेसिकली बात आती है कम खतरनाक ज्यादा खतरनाक कैसे डिसाइड हुआ। देखो क्लास 11 केमिस्ट्री में अपने पढ़े थे प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, पढ़े थे प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। वो क्या कहता है कि जो आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगे इस प्रकार से आती है उसमें ऊर्जा के क्या होते हैं, छोटे छोटे पैकेट होते हैं और इनकी जो ऊर्जा रहती है वो किसके समानुपाती होती है, इनकी आवृत्ति के समानुपाती होती है। किसके समानुपाती होती है, आवृत्ति के समानुपाती होती है। अब सबसे ज्यादा आवृत्ति इसकी है तो इसकी भी ऊर्जा क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी, है ना। इसलिए जो गामा किरणें होती है वो उसकी आवृत्ति इतनी अधिक होती है कि वो हमें सबसे अधिक नुकसान पहुंचाती है। दूसरी होती है आपकी एक्स किरणें, इसकी जो आवृत्ति वो इसकी तुलना में कम होगी और यदि इसकी तुलना में कम है तो इसकी तुलना में क्या होगी, ऊर्जा भी कम होगी, इसलिए आपकी ये थोड़ी कम खतरनाक होती है। जैसे कि यदि आप बात करें एक्सरे का कहाँ उपयोग करते हैं, जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो क्या कहता है एक्सरे करा लो, जो आपके अंदर के जितने भी है वो सब आपको दिख जाते हैं, बेसिकली जो हड्डियां रहती है। तो वो क्या करते हैं कुछ देर के लिए आपको मशीन में भेजते हैं, थोड़ी देर के लिए आपके शरीर में लगभग 1 से 2 सेकंड के लिए एक्सरे भेजा जाता है और वो फट से निकाल ली जाती है। अब यदि उसे ज्यादा देर रखेंगे, यदि 1 से लगभग 5 सेकंड तक भी रहेगी ना तो आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है वो, क्योंकि जो एक्स किरण होती है ना वो घातक होती है। इसलिए जो जितने भी डॉक्टर्स रहते हैं ना वो आपको यही सलाह देंगे कि आप एक दिन में 1 से ज्यादा बार एक्सरे ना करें। अब मान लो आप इसी पार्ट का एक्सरे करा रहे हो बार बार तो बताओ वहीं पे क्या जाएगी आपकी एक्सरे, तो उस भाग को क्या कर सकती है, गला सकती है। इसलिए सलाह दी जाती है कि एक दिन में लगभग 1 बार एक्सरे, और वो भी ज्यादा देर नहीं भेजी जाती, बहुत ही कम समय के लिए। फिर तीसरी क्या होती है पराबैंगनी। पराबैंगनी किरणें भी कहाँ से आती है आपकी, सूर्य से आती है। ये भी क्या होती है हमारे लिए खतरनाक, क्योंकि आवृत्ति कम तो है लेकिन इन दोनों की तुलना में है और उतनी भी कम नहीं, इसलिए इनकी ऊर्जा भी क्या रहती है, ज्यादा रहती है, इन दोनों की तुलना में कम होती है पराबैंगनी किरणें। बेसिकली जो आपकी पराबैंगनी किरणें होती है वो पृथ्वी पर सीधे आ सकती थी लेकिन क्यों नहीं आ पाती, क्योंकि आपकी ओजोन परत होती है और उस ओजोन परत का क्षरण किनके द्वारा किया जा रहा है, हमारे द्वारा किया जा रहा है। और कैसे किया जा रहा है, क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 10 में हम पढ़ेंगे किस प्रकार से किया जा रहा है ओजोन परत को नाश। हाँ, फ्रिज से जो निकलता है, एसी से जो निकलता है, उनके द्वारा हमारे द्वारा किया जा रहा है, जिससे कि पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पे आएगी। और यदि पराबैंगनी पृथ्वी पर आ गई तो बेसिकली कैंसर की बीमारी हो सकती है, बहुत सारी ऐसी बीमारी हो सकती है, तो पराबैंगनी किरणें हानिकारक होती है। उसके बाद होती है दृश्य तरंगे। देखो इसकी जो आवृत्ति होती है इन तीनों की तुलना में कम होती है, इसलिए जो ऊर्जा भी होती है वो क्या होती है, कम होती है। इसी दृश्य तरंगे के अंतर्गत आपके कितने रंग आते हैं, 7 रंग आते हैं। बेसिकली कौन से, बैजानी, हप्पी, नाला। सबसे पहले कौन सा आता है आपका बैंगनी, फिर जामुनी, फिर नीला, हाँ, फिर हरा, फिर आपका पीला, फिर नारंगी और फिर लाल, है ना। तो सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किसकी होती है, इसमें से लाल की होती है, सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य लाल की होती है, और उससे कम नारंगी, फिर पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैंगनी। बैंगनी की सबसे कम होती है आपकी तरंग दैर्ध्य। और जब बेसिकली ये सभी रंग आपस में मिल जाते हैं तो इन्हें सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, श्वेत प्रकाश कहते हैं। और श्वेत प्रकाश क्या है, जो कि सूर्य से पृथ्वी पर आता है। जो सूर्य से पृथ्वी पर आता है ना उसमें 7 प्रकार के रंग रहते हैं। तभी देखना जब आपकी बारिश होती है तो जो बूंदे रहती है उससे जैसे श्वेत प्रकाश टकराते हैं तो 7 भागों में बढ़ जाता है, क्योंकि वो किससे मिलकर बना है, 7 रंगों से मिलकर बना है। श्वेत प्रकाश के लिए जो आपकी बूंदे होती है किसका काम करती है, प्रिज्म की भांति काम करती है, इसलिए वो 7 रंग आपको दिखाई देने लगते हैं इंद्रधनुष के रूप में। बेसिकली उसके बाद क्या आती है आपकी अवरक्त विकिरणें।
अवरक्त विकिरण। अब इसकी आवृत्ति तो इन सब की तुलना में बहुत ही कम है। अब बहुत ही कम है तो बेसिकली ये क्या होगी, उतनी खतरनाक भी नहीं होने वाली, क्योंकि कम आवृत्ति है तो कम ऊर्जा होगी उसकी, कम ऊर्जा होगी तो कम खतरनाक। तो बेसिकली जो आपकी अवरक्त विकिरण होती है इन सब की तुलना में कम खतरनाक होती है। हाँ, अवरक्त विकिरण को यदि आपको देखना है, यदि देखना है ना, तो जो रिमोट रहते हैं ना आपके, उस रिमोट से जो लाल लाइट निकलती है उसे यदि आप कैमरा से देखोगे ना तो आपको दिख जाएगी अवरक्त विकिरण। हाँ, बेसिकली उसके बाद क्या आती है, सूक्ष्म तरंगे। सूक्ष्म तरंगों को क्या कहते हैं हम, माइक्रो तरंगे कहते हैं। कौन सी तरंगे, माइक्रो। और माइक्रो क्या होता है, माइक्रो ओवन नाम सुने, माइक्रो ओवन। तो इन्हीं तरंगों का उपयोग किया जाता है खानों को गर्म करने के लिए। फिर क्या होती है आपकी रेडियो तरंगे। अब इसकी आवृत्ति तो सबसे कम है, इसकी आवृत्ति सबसे कम है तो ऊर्जा भी क्या होगी इसकी सबसे कम। यदि ऊर्जा सबसे कम होगी तो हमें कोई हानि नहीं पहुंचाएगी। देखते भी होगे रेडियो तरंगे जो चलती है, जैसे आपका फोन, वहां से क्या निकलती है, रेडियो तरंगे। अभी तक कुछ हानि पहुंचाई है, नहीं पहुंचाई। ये विद्युत चुंबकीय तरंगे, उनके 7 प्रकार। गामा किरणें सबसे अधिक आवृत्ति, उससे कम इसकी, फिर इसकी, इस प्रकार से क्रम। और आवृत्ति किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है, तरंग दैर्ध्य की व्युत्क्रमानुपाती होती है। किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है, तरंग दैर्ध्य की व्युत्क्रमानुपाती होती है ना। मतलब आवृत्ति जितनी ज्यादा तरंग दैर्ध्य उतनी ही कम होती है। तो बेसिकली सबसे अधिक आवृत्ति किसकी, इसकी है, तो इसकी तरंग दैर्ध्य क्या होगी, सबसे कम होगी। और इसकी आवृत्ति सबसे कम है तो इसकी तरंग दैर्ध्य क्या होगी, सबसे ज्यादा। तो यदि आपको क्या कहा जाता है कि आवृत्ति के बढ़ते क्रम में लिखिए, तो सबसे पहले आप रेडियो, फिर इसे और सबसे लास्ट में ये। हाँ, और यदि तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम में बोलती है तो आपको सबसे पहले गामा, फिर एक्स, फिर पराबैंगनी, दृश्य, अवरक्त, सूक्ष्म, रेडियो। देखो बढ़ते क्रम का मतलब होती है बढ़ती हुई वैल्यू, है ना। तो तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम में मिले बोल रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि उस क्रम में लिखो जिससे पता चल सके कि तरंग दैर्ध्य बढ़ रही है। यदि आप सबसे पहले रेडियो को लिखते हो फिर सूक्ष्म को लिखते हो तो यहाँ तो तरंग दैर्ध्य क्या हो रही है, कम हो रही है ना। तो आपको सही क्रम क्या होगा, यदि बढ़ते हुए क्रम में पूछा जाता है तो गामा, फिर एक्स, पराबैंगनी, दृश्य, अवरक्त, 6 और ये 7।